सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट 26 जो अभी पेपर हुआ है आपका 3 मई को। तो उसके जो बायोलॉजी सेक्शन है पहले हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स पे ऐसे ही हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे 1 बाय 1। जो क्वेश्चंस पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, NCERT से था कि नहीं था, सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कट ऑफ की बात यार देखो, पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आया था, बहुत टफ नहीं कह सकते हो पेपर को। बैलेंस पेपर था नीट 26 का। क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें कि आप क्वेश्चंस अगर जो आपने पढ़ा होगा, पूरे साल पढ़ा होगा, जो भी तैयारी आपने की है 7-8 महीने, और टेस्ट सीरीज़ आपने अच्छी दी होगी, तो होप ये आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं यहाँ पे किसी एक टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टेस्ट सीरीज़ को अगर जो आपने प्रॉपर ज्वाइन किया होगा और कंटिन्यू दिया होगा उसको, ठीक है, तो फिर आपका पेपर ये बहुत इजी गया होगा, आसान गया होगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पे हैं क्वेश्चंस की, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे तो उस पर हम लोग आते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन था ये मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट वाला टॉपिक था, उससे क्वेश्चन था। ईजी क्वेश्चन था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मतलब PYQ आप इसको कह सकते हैं। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन, देखते ही आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था। और ये क्वेश्चन जो था वो PYQ था आपका। ऐसे क्वेश्चन PYQ में आप उठाइए 2020 से लगा के 2025 तक देखिए पेपर, आपको कहीं ना कहीं 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जोन ऑफ मैचुरेशन से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था गाइस, जिम्नोस्पर्म, मतलब अगर जो आप प्लांट किंगडम जाते हो तो उसमें वो एल्गी से लगा के आप देखते हो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि द ओविल आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल। तो सिंपल सा है ये, पूछ रहा आपसे जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, पाइनस यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको और पता है, जिंको हो गया, साइकस हो गया, ठीक है, सेड्रस हो गया, जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं इसमें NCERT में, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फ्यूनेरिया किसका है, ब्रायोफाइट का है, एक मास है। सेलाजिनेला टेरिडोफाइट है। वोल्फिया क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत ईजी था। ये किससे था आपका, ये था आपका गाइस मोलिकुलर बेसिस ऑफ एलिमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन लाइकोपेरान का पूछा गया था कि जेड जीन, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। जेड जीन जो है वो किसको करती है, आपने देखा होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करती है। ये वाली, ये ZY जो होती है उसको करती है। ठीक है, जेड मतलब ये जो A होती है इससे करती है, और ये Y परमिबिलिटी Y जीन जो होती है वो करवाती है। ठीक है, द रिप्रेशर, तो रिप्रेशर का मतलब वही हो गया इनहिबिटर, तो ये I जीन जो होती है वो करवाती है रिप्रेशर का फॉर्मेशन। तो ये आसान क्वेश्चन था, MBI का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत आसान क्वेश्चन, इसको बहुत टफ नहीं कह सकते हो। अगला भी डेफिनेशन एकदम पूछी गई है, एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड, ये जब बायोटेक्नोलॉजी की आप डेफिनेशन शुरुआत में पढ़ोगे वहाँ से क्वेश्चन ये मिल जाएगा, दैट इज बायोप्रोस्पेक्टिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन ये था, डायरेक्ट डेफिनेशन थी ये कि एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन ऐसे गाइस थे कि आप देखते ही इसका आंसर बना सकते थे, बहुत टफ नहीं थे गाइस। अब देखो मैचिंग बारे में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैचिंग कितनी आसान आई थी गाइस। तो मैचिंग में क्या था आपका, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो कौन था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज BT कॉटन। क्या था, BT कॉटन। तो A का 2 आप मिलाओ, तो देखो A का 2 यहाँ पे 2 जगह पे दिया हुआ है, बाकी छट गए आपके आंसर, छट गए ना। थर्मोस्टेबल, तो देखो थर्मोस्टेबल मतलब थर्मस एक्याटिकस, B का 3rd। तो देखो आप दो आप मैच करवा रहे हो, तुरंत आपको आंसर मिल रहा है, मतलब इससे इजी क्या हो सकता है पेपर। ठीक है, मैचिंग देखो, तो ये फर्स्ट आंसर इसका आपको मिल रहा है यहाँ से। फिर देखो मैचिंग यहाँ पे भाई, अगर जो आपने 2 डेफिनेशन पता है आपको, जैसे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो आप जानते हो कि नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस होती है। तो पहले आप देख लो, GPP मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते थे। बाकी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, और अगर जो सेकेंडरी की बात करें यहाँ पे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, जहाँ कंज्यूमर लग जाए वहाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब D का सेकंड, यहाँ पे D का सेकंड। और अगर जो B का फर्स्ट आप मिला रहे हो, तो देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, तो देखो D का सेकंड मिल गया, B का फर्स्ट मिल गया, यहाँ देखो B का फर्स्ट है लेकिन D का 4 है यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, इजी पेपर था, मतलब मैचिंग भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा टफ थी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया था गाइस, ये क्वेश्चन था आपका इकोसिस्टम से, ये जो क्वेश्चन आया था वो इकोसिस्टम से था। और ये क्वेश्चन जो आया था, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन आया था बायोटेक्नोलॉजी, जो टॉपिक आपका गिवन है उससे आया था।
ठीक है, तो आप टॉपिक भी देखते रहिए आराम से। यहाँ पे अगला यहाँ पे दिया है देखो ये था आपका बायो वो कंजर्वेशन वाला जो नहीं है, जो सबसे लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी का, उससे यहाँ पे था। क्वेश्चन ये था कि सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटेंशन विच इज इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड। इन्होंने ये कहा है कि जो मास एक्सटेंशन इस समय हो रहा है वो छठवां वाला हो रहा है, तो उसका रेट क्या है, मतलब किस रेट से मास हमारे जो अर्थ का मास है वो किस रेट से एक्सटेंट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो एनसीईआरटी में गाइस लाइन दी है, द प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट आर 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्रीवियस, मतलब पहले वाले जो मास एक्सटेंशन हुए, मतलब जो फिफ्थ वाला हुआ था उससे ज़्यादा इस समय चल रहा है, मतलब 100 to 1000 टाइम, मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो कम हो रही है हमारे, या फिर आप यूँ कहो कि मार्क्स एक्सटेंशन हमारा हो रहा, तो ईजी था। अब ये देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड ये कहाँ पे होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आप चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो चाहे आप इसमें पढ़ो क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें पढ़ो, दोनों में आपको ये कॉमन मिल जाएगा। अगला द मेन फंक्शन ऑफ बुली, ये भी पीवाई की क्वेश्चन है यहाँ पे। मेन फंक्शन क्या होता है, मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि बुली फॉर्म जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, डंबल शेप की होती हैं, मोनोकॉट में मिलती हैं, मतलब ग्रास में मिलेंगी, जो घास होती है उसमें ये बुली फॉर्म सेल्स होती हैं, और ये कर्ल कर जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं, घूम जाती हैं, जिससे कि वाटर लॉस क्या हो सके, कम हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से ही यहाँ पे लिया गया है, तो पीसीआर का पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ही वाला है, तो डाई करके याद कर लो, DAE ऐसे करके याद कर लो। तो डी नेचुरेशन हो गया, एनीलिंग हो गया, देन एक्सटेंशन हो गया। तो देखो यहाँ पे डी नेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखते ही आप आंसर इसका मार सकते थे। अब ये देखो कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन गाइस है, ये भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर इसमें आप सिर्फ 2 मैचिंग करवा लो, मतलब एक तो आप ये करवा लो एस फेज वाली, तो एस फेज में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका बी का थर्ड वाला, देखो बी का थर्ड कहाँ पे दिया है, और एक ही ऑप्शन में सिर्फ बी का थर्ड दिया है, दैट इज 4th ऑप्शन। कितना आसान था क्वेश्चन मैच करवाने के लिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, थोड़ा सा देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही गाइस, पढ़ते अगर जो क्वेश्चन को इजीली तो आपके क्वेश्चन बन सकते थे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इस टॉपिक को, तो क्वेश्चन आपके बन सकते थे। देखो क्वेश्चन ये है कि करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताने इसके हैं। तो पहला स्टेटमेंट था, द अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट। बिल्कुल सही बात, एकदम लाइन दी हुई है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट के जो निवासी हैं या वहाँ पे जो आके लोग बस रहे हैं, मतलब जो इमिग्रेंट वहाँ के हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे सोयाबीन मतलब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट उसको कट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन का एग्रीकल्चर किया जा सके, ठीक है, कल्टीवेशन किया जा सके। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब जब पहला स्टेटमेंट आप सही मिल गया आपको, तो देखो 2 ऑप्शन आपके पहले ही कट गए। तो ए बी, देखो ए बी दोनों में कॉमन है, बस आपको क्या पढ़ना है, ई वाला ऑप्शन पढ़ना है और डी वाला पढ़ना है। देखो यहाँ पे वाटर हाइसेंथ इज इन्वेजिव वीड, बिल्कुल वाटर हाइसेंथ जो होता है इन्वेजिव वीड है गाइज, क्योंकि जहाँ पे ये वाटर हाइसेंथ, इसका दूसरा नाम क्या है, टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या करता था कि जहाँ पे ये उग जाता था जिस पॉन्ड में, जिस तालाब में, तो वहाँ की ऑक्सीजन को ये ड्रेन कर लेता था, ठीक है, ऑक्सीजन को खींच लेता था, जिससे वहाँ की जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं लाइक फिशेस वगैरह, ठीक है, अदर मोलस्क वगैरह जो वहाँ पे रहते हैं, जो प्लैंकटन वगैरह, उनकी डेथ हो जाती थी। तो देखो ए बी और डी, ई वाला पढ़ने की जरूरत ही हमको नहीं पड़ी, ई वाली पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमको वाटर की मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो ए बी दोनों में कॉमन है, बस हमें ई और डी में डिफ्रेंशिएट करना था, कौन सही कौन गलत है। तो हमें ई वाला सही, डी वाला में सही मिल गया, तो बस हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पढ़ के काम खत्म कर लिया और आगे बढ़ गए हम लोग, है ना। ऐसे करते हैं क्वेश्चन बेटा, तभी जाके आपका वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अगला देखो ये फिर से आ गया, उसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक, और ऑप्शन यहाँ पे बना के दिए, पढ़ते हैं इसको। है ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन, दैट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। बिल्कुल बात सही है। आप जब ट्रांसलेशन यूनिट पढ़ोगे तो उसमें 3 होते हैं, ये भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को उठा के ये बनाया गया है, ठीक है, पीवाईक्यू को बहुत सारे पीवाईक्यू मिलाए गए और ये क्वेश्चन को तैयार कर दिया गया है। तो देखो ए वाला सही है, जब ए वाला सही है तो बेटा ये वाला तो ऑप्शन गया यहाँ से। अब देखो ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ पे है, कॉमन मिल रहा है ए बी सी सब में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी, अच्छा देखो ए बी सी डी तक कॉमन मिल रहा है, अब हम लोग ई बस खाली पढ़ते हैं, बाकी के ना पढ़ो, बाकी के पढ़ोगे तो यार क्या मतलब उसका बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना भाई। ए बी सी तो सब में कॉमन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ए सी डी मिल रहा है, चलो ठीक है बी वाला पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बी गायब है। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5, बिल्कुल
प्रमोटर में पी आता है और 5 में पी आता है। तो ऐसे याद कर लो ना कि जो प्रमोटर होता है वो 5 में होता है और जो आपका टर्मिनेटर होता है 3 में होता है। तो टर्मिनेटर में टी आता है और 3 में टी आता है। तो ऐसे याद कर लो, है ना। अब तो ये भी बात क्लियर हो गई, बी वाला भी सही, तो मतलब ये भी गया हमारा। अब हमको ए और 1 और 4 पढ़ना बस खाली, तो ई वाला पढ़ लेते हैं। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, टर्मिनेटर कहाँ पे होता है? 3 प्राइम पे होता है ना। एंड आप द कोडिंग, बिल्कुल जो भी रेफरेंस माने गए हैं, मतलब चाहे प्रमोटर का हो चाहे टर्मिनेटर का हो, वो कोडिंग स्टैंड को ही मान के रेफरेंस माने गए हैं। मतलब टेम्पलेट को नहीं देख के माने गए हैं, कोडिंग स्टैंड को देख के माने गए हैं, ठीक है। एंड इट डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल बात सही है, टर्मिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एंड करना, उसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं ABCD सारे यहाँ पे हमें सही मिल रहे हैं। और ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, ज़बरदस्त तो नहीं कह सकता हूँ, ये आपको पूरा इन्होंने अच्छे से मतलब ठोक पीट के बचाया है। PYQ है गाइस, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन इन्होंने पूरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपसे पूछ ली है इसमें। अगर जो आपने थोड़ा भी मिस किया होगा तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए 104 नंबर पे आते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट। जैसे नॉट आपको मिले, इनकरेक्ट मिले, उसको तुरंत वहीं पे अंडरलाइन कर दो। नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोनोमेनोमेनक्लेचर। बहुत आसान टॉपिक गाइस है, ये आपके दिया है क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है लिविंग स्टेट, ठीक है, उसमें से ये चैप्टर द लिविंग वर्ड वही जो दिया है उसमें से ये उठाया गया है। पहला है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। बिल्कुल बात सही है। बोथ, अब देखो बोथ, ये सब छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ये पता नहीं क्यों मतलब चौथा ऑप्शन बनाया है, मेरे में तो ये खैर पहला ही था। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। तो देखो भैया स्पीसीज नहीं होती है, पहला वर्ड जो होता है वो जेनस होता है और बाद में जो होता है वो क्या होता है? स्पीसीज होता है, ठीक। तो चौथा ही ऑप्शन क्या होगा इनका? इनकरेक्ट हो गया, है ना। और बहुत आसान था ये, बहुत टफ नहीं था। आप अगर जो पूरे ऑप्शन करके भी आप करते तो उसको हो जाता, बहुत आसान था, ठीक है। चलिए ये देखो, ये आपका आ गया बायोडाइवर्सिटी से, इकोसिस्टम से। ये किससे आ गया? इकोसिस्टम से आ गया, ठीक। हमने जो हमें आता है पहले हम उसको पढ़ें। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? अकोमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलाइडल सबस्टांस, मतलब डी का फर्स्ट। तो यहीं पे लिख लो फर्स्ट डी का। अब देखो डी का फर्स्ट एक ही में मिल गया हमें, भैया हो गया हमारा काम। हम क्यों सब पढ़ें? इसमें डी का 4 दिया, इसमें डी का 2 दिया, इसमें डी का 4, हम क्यों पढ़े उसको? जब हमारा काम इसी से बन गया तो हम क्यों पढ़े उस पर, ठीक है। टाइम बचाएंगे अपना, टाइम जितना बचेगा उतनी आसानी से हमारे क्वेश्चन और हो जाएंगे, ये चीज़ है। चलिए अगला आता है। अगला यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। भाई सभी बच्चा जानता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से क्या बनता है? RNA बनता है, ये बच्चा जानता है। और ये आपका सेल जो सेल टॉपिक है क्लास 11 में, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए आगे, रेस्पिरेशन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और ये जो है ट्रिपालमटीन है। ट्रिपालमटीन मतलब यहाँ एक फैट है और फैट का जो आरकी होता है वो 1 से कम ही होता है, मतलब 0.9 के समथिंग। ये 0.9 से मतलब 0.7 के समथिंग होता है। 0.9 तो प्रोटीन का होता है, 0.7 समथिंग होता है। तो मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, बिटवीन 0.5 एंड 0.95 के बीच में लाई करेगा। अगर जो नहीं भी आता तो गाइस क्या करते हैं आप इसको, आरक्यू वैल्यू पूछा है ना, तो आरक्यू में क्या होता है? CO2 इवॉल्व, CO2 कितनी है? 102। और O2 कंज्यूम, O2 कितनी कंज्यूम की? 145। डिवाइड मार के इसको आप कर सकते थे आराम से वहीं पे, तब भी आप निकाल सकते थे, तो पता चल जाता है इसको, अगर जो नहीं आपका आ रहा था तो, ठीक है। देखो वही इन्होंने बनाया भी है, देखो यहाँ पे, ये देखो। चलिए आगे आते हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ वही मेंडल वाला जो चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एग्जांपल आपका दिया है वो एंटीराइनम स्पीसीज का दिया, और सीधे NCERT की लाइन, और सब PYQ है भाई, सब PYQ है। A का 2 देखो, A का 2 यहाँ है, A का 2 यहाँ पे है। अब आ जाते हो कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ABO ब्लड ग्रुप, मतलब B का 4। अब B का 4 देखो यहाँ तो नहीं है, तो आंसर क्या मिल गया हमें? पहला वाला मिल गया। हम क्यों सब पढ़ें फालतू में, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, है ना। जितना में आ रहा उतना आराम से कर लिया हमने। चलिए ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग थे गाइस, अगर जो आपने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया वो तो आसान थे, लेकिन टाइम टेकिंग थे क्वेश्चन गाइस। और ये सारे PYQ हैं, ये भी PYQ है। आप देखो कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो DNA में क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है। आइसोलेशन ऑफ DNA, मतलब DNA को आइसोलेट करना, एंड इट्स डाइजेशन बाई रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। सबसे पहले हम लोग DNA को आइसोलेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ये बात तो सही है भाई। अब जब ये बात तो सही देखो, तो देखो यहाँ पे A सब में दिया हुआ है। अब तो बड़ी बात दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब अगर जो हम लोग B पढ़ लें, ठीक है, तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं। A के बाद क्या आएगा भाई? आपने DNA को आइसोलेट कर लिया, तो आप ना एक तरफ से ना पढ़ो भाई, अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त मत बनने का मतलब ये कि एक तरफ से मत पढ़ो। आप क्या करो ना कि एक ऑप्शन को पढ़ो, मतलब आपको रैंडम पढ़ना स्टार्ट करो।
ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो, रैंडम पढ़ना स्टार्ट मारो वहाँ पे। जैसे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई कुछ कुछ क्लिक हो रहा है। हमने क्या किया कि पहले डीएनए को डाइजेस्ट किया, अब डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। भाई किससे किया है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मोलिकुलर सीजर है, आणविक कैंची है, इससे क्या किया हमने, डीएनए को कट किया। अब डीएनए को कट करके इसमें क्या किया, सेपरेट किया, है ना, सेपरेट किया, ठीक है। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल सेपरेट किया। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद हमारा ए के बाद ई आएगा। हमने क्या किया, पहले काटा और काट के बाद क्या किया, उसको सेपरेट किया, यही तो लिखा है पूरा प्रोसीजर। सेपरेट करने के बाद क्या किया, इसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया कहाँ पे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन। सिंथेटिक कौन सी मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन, है ना, याद करो, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे वो किया। उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में इसको हाइब्रिडाइज किया यूजिंग VNTR प्रोब, और बाद में हमने क्या किया, इसको डिटेक्शन किया हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाई ऑटो रेडियोग्राफी। लेकिन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपका काम इतने में चल सकता था। अगर जो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो ये क्वेश्चन आपका तुरंत बन गया होगा वहाँ पे, तुरंत नहीं लेकिन हाँ गाइस 1 मिनट तो आपको लगा होगा जरूर, 1 मिनट या 1.5 मिनट लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अनडाउटली क्वेश्चन था थोड़ा सा लेकिन आसान था। चलिए ये भी आपका जो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इंडेक्स से आसान क्वेश्चन है, और ये भाई कोचिंग वाले भर भर के करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था आपसे डीएनए हेलिक्स के बारे में, पैकेजिंग के बारे में। तो हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। एग्जैक्टली यही बात होती है, हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है हमारा, उसमें 8 मॉलिक्यूल होते हैं हमारे हिस्टोन ऑक्टामर के, ठीक। हिस्टोन आर नहीं भाई, हिस्टोन जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर, यानी बेसिक प्रोटीन हो, लेकिन निगेटिवली नहीं पॉजिटिवली चार्ज होती, ध्यान देना। तो ए सही है, बी वाला गलत है। जब ए सही है बी वाला गलत है, तो देखो भैया मेरे ए से यहाँ पे है, ए यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ बी का सही बता रहा तो ये गलत। भाई हम क्यों सब पढ़ें, यहाँ तक पढ़ने में भाई कम से कम आपका 1 मिनट चला जाएगा, ठीक है। और एनटीए यही चाहता है कि आप डॉक्टर ऐसे बनो, छूतिया टाइप वाले, छूतिया छाप वाले डॉक्टर बनो, कि आप सब सारे ऑप्शन पढ़ो। जैसे कि पढ़ते हैं कन्वेंशनल तरीके से कि हाँ बहुत हम कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को, कन्वेंशनल कहाँ रहेगा, ऑपरेशन करने जाओगे वहाँ अपना कन्वेंशनल दिमाग लगाओगे ना, तब तक पेशेंट मर जाएगा आपका, ठीक है। तुरंत ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वही चाहते हैं। ये पेपर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड वैसे ही वर्क करेगा, समझ रहे हो, तुरंत डिसीजन लो ऑन द स्पॉट वहाँ पे। चलो इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे, किसके बारे में, फोटो। तो भैया वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे होता है, PS1 से नहीं होता गाइस, PS2 से होता है। किससे होता है, PS2 से होता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे होता है, PS2 से होता है। और जरा देखो यहाँ पे मजे की बात ये भी, इसमें भी ए नहीं है। पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा था ना, हाँ तो इनकरेक्ट में बताता ना, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, यही तो होगा ए वाला, जिसमें ए ऑप्शन होगा वही तो इनकरेक्ट होगा, है ना भाई। इसमें तो PS1 लिखा हुआ ना, और मैंने क्या बोला, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो PS2 से रिलेटेड होता है, क्लियर है। तो यहाँ तो PS1 बता रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। तो हम क्यों सब पढ़ें, अब देखो इतना पढ़ने बैठोगे यार, कौन कौन से बी वाला पढ़ोगे, सी वाला पढ़ोगे, डी वाला पढ़ोगे, ई वाला पढ़ोगे, कितना टाइम लगेगा यार, सोचो, खुद सोच के देखो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ए और डी वाला पढ़ लो। अच्छा डी वाला गलत क्यों बता रहे हैं, डी वाला देख लेते हैं। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रांस एनाटॉमी, भाई महापाप लगेगा तुमको, C3 नहीं होता है, C4 प्लांट होता है जिसमें क्रांस एनाटॉमी पाई जाती है, पापी इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे तो पाप करवा दिया। चलो आगे है, तो आगे यहाँ पे दिया है गाइस, अब थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका दिया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, टॉपिक है टिश्यू कल्चर, वहां से लिया गया टॉपिक है ये वाला। अब देखो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तभी काम चलेगा। डाइजेशन ऑफ सेल वॉल करवाते तो आपका प्रोटोप्लास्ट मिलता है ना, मतलब सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। और फ्यूजन हम किसका करवाते हैं, प्रोटोप्लास्ट का करवाते हैं। तो देखो आइसोलेशन ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक। तो हमें तो भैया यहाँ से काम सोचना पड़ेगा, भाई हमको सेल लेनी है सिंगल सेल 2 डिफरेंट वैरायटी से। अगर हमें टिश्यू कल्चर करवाना है, सोमैटिक हाइब्रिडेशन करवाना है, तो भैया हमें 2 सिंगल सेल लेनी पड़ेगी अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग स्पीसीज से, ठीक। तो ले लिया हमने, फिर हमने क्या किया, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा दिया, है ना। तो भैया डी पहले होना चाहिए, ये देखो डी पहले हो गया, ए वाला देखो सीक्वेंस पूरा खत्म। भाई थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल माइनस सेल वॉल, तो प्रोटोप्लास्ट हो गया। और फ्यूजन किसका करवाते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट का। लेकिन प्रोटोप्लास्ट के पहले हमें क्या करना होगा, हमको सेल भी तो लेनी पड़ेगी ना, 2 डिफरेंट वैरायटी से सेल लेनी पड़ेगी ना, तभी तो हम हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। देखो कन्वेंशनल, अगर जो थिंक टैंक से आपने पढ़ाई की है और अगर जो आपने कन्वेंशनल थिंक टैंक से पेपर को सॉल्व किया, नहीं कर पाओगे गाइस। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने का, वरना पे टाइम बहुत लग जाएगा फिर, ये समझ लेना,
चलिए अब देखो कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है हमें नहीं पता है, हमें पता है कैस्पेरिन स्ट्रिप, हमें पता है सब्सिडियरी सेल। तो भैया सब्सिडियरी सेल स्टोमेटा का आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है स्पेशलाइज सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गॉड सेल। सी का फर्स्ट मिलाओ, सी का फर्स्ट, ये देखो सी का फर्स्ट, यहाँ सी का फर्स्ट, कम से कम 2 ऑप्शन तुम्हारे कट गए हैं, 2 तो ऑप्शन कट गए, 50-50 की बात आई ना। अब 50% हमारा, अगर जो हमें कुछ नहीं आता तो 50% पे लक खेल जाओ कि यार हमारा लक काम करेगा तभी हमें होगा, लेकिन लक नहीं गाइस। अब मैं तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है, लक वाली कोई बात नहीं। यहाँ कैस्पेरिन स्ट्रिप जो गाइस होती है ये कहाँ मिलती है हमारी, एंडोडर्मल सेल विद सुबेरिन। चलो ये भी नहीं आता है आपको, छोड़ो, स्टार सीड पे आ जाओ, ये भी कहाँ होती है, एंडोडर्मल सेल रिच इन स्टार्च। देखो गाइस यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ भी स्टार्च है, समझो वो आपको सही करवाने की कोशिश कर रहा है। एक तो आपको पता चल गया ये वाला, ये तो 50 वाला 50-50 रहा। एक आपको बताना, एक तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर जो आपने क्वेश्चन प्रॉपर सही पढ़ लिया तो एंडोडर्मल सेल रिच इन स्टार्च। अब देखो डी का सेकंड, यहाँ पे आ जाओ भाई, ये सही था, ये सही था, ये तो गलत हो, सॉरी ये था, ये था। अब डी का सेकंड, देखो डी का सेकंड, यहाँ डी का सेकंड नहीं यार बन पाएगा, स्टार्च वाला। अच्छा चलो ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप गाइस होती है वो एंडोडर्मल में होती है, स्टार सीड कहाँ होती है, एंडोडर्मल रीजन में होती है। तो भाई बी का 4th हो गया, बस काम खत्म हो गया हमारा। ये देखो बी का 4, डी का सेकंड, काम खत्म, आंसर आ गया, समझ रहे हो, ऐसे आंसर निकाल दे। अब देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ये क्वेश्चन था आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बायोलॉजी क्लास 11 से ये क्वेश्चन लिया गया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन गाइस है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लग रहा अभी तक जो रिपीटेड नहीं आया हुआ, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तो भाई क्यों बढ़ेगा, न्यूक्लियस जितना है उतना ही रहेगा, सेल बढ़ेगा घटे इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, समझ रहे हो, ये चीज़ है। ये थोड़ा सा मुझे नया क्वेश्चन लग रहा है, अभी तक मुझे एक भी क्वेश्चन इसमें न्यू नहीं लगा, सारे क्वेश्चन पुराने हैं PYQ। चलिए 115 पे आते हैं। 115 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2,4-D, यार ये भी पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। क्या करता है, हर्बिसाइड है, मतलब A का 3rd हो जाएगा। अब जब A का 3rd आपको यकीन तो मिल रहा है, सिंथेटिक ऑक्सीजन याद करो ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन 2 टाइप की होती है, एक 2,4-D होती है, एक NBA होती है ना, NAA होती, सॉरी NAA होती है ना, एक ये हो गया 2,4-D। ये क्या करता है, डाइकोट प्लांट को किल कर देता है 2,4-D, समझ में आ रहा है, ये ऑक्सीजन है। चलो आगे देखते हैं, ये देखो, ये तो बहुत आसान, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोजाइलेशन इन केल्विन साइकिल, भैया राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस, रुबिस्को, याद करो रुबिस्को एंजाइम। चलिए ये भी बहुत आसान, ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। 2 क्वेश्चन लगातार फोटोसिंथेसिस पूछे उन्होंने, और ये दूसरा क्वेश्चन बोले हाउ मेनी ATP, तो 18 ATP और 12 NADPH। अगर जो, हाँ लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ना भैया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर जो फिक्स करवाना है तब की बात है ये, ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर जो बनाना है फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो 18 ATP और 12 NADPH लगेगा आपको। सोलेनेसी वाला, ये अगर जो भाई रटा होगा, इस बार जो नई फैमिली ऐड हुई थी उसमें से एक क्वेश्चन नहीं उन्होंने पूछा था, ठीक है, सोलेनेसी तो ऑलरेडी पहले दी हुई थी, तो ये आपको तो रटा ही होगा क्वेश्चन, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो आ गया था इन सीटू कंजर्वेशन। तो गाइज ये कुछ चीज़ें आपको भाई पता रटे होनी चाहिए, मेरा इसका रटने का तरीका कुछ और था, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी का वाइल्ड सफ़र XGF जैसा है ना, तो जूलॉजी बॉटनी यानी जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। देखो बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड सफ़र जैसा, तो वाइल्ड लाइफ सफ़र मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सब सीटू के एग्जाम्पल हैं जो बताया अभी हमने। सीड बैंक, पोलन बैंक किसके हैं, जर्म प्लाज्म बैंक, ये सब किसके हैं, XC2 के। कौन नहीं है, सेक्रेट ड्यू, यही हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, इन सीटू कंजर्वेशन का होता है। तो रटे होंगे, अगर जो आपको याद है आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था, आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नॉट खतरे की घंटी, यहाँ पे जैसे नॉट बोले तो खतरे की घंटी मान लो यहाँ पे, तो नॉट करेक्ट में आ गया। रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस, तो देखो दे आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर, बिल्कुल अभी हमने बताया था, आर्विक कैंचिस को बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं इसको। तो अब देखो ए इन्होंने पूछा है कि नॉट, तो भैया ए तो करेक्ट है हमारा, तो ए देखो यहाँ पे, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। अब बचे हमारे कौन से, डी और ई। अब लेकिन देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी, तुम्हें पढ़ना क्या है, सी पढ़ना है, सी वाला पढ़ लो या ई वाला पढ़ लो। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस, बिल्कुल भैया सही है, सत्य बात है। जैसे आपका ई वाला सही हो गया तो डी वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, सिंपल है ना।
इसीलिए कहते हैं बेटा क्वेश्चन अगर जो आपने मतलब सॉल्व करने का तरीका अगर जो आपने ईजाद कर लिया अपने अंदर से बहुत अच्छे तरीके से, तो पेपर आपका बहुत आसान था, आप कर सकते हो आराम से। वरना भाई इसमें इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, ये देखो पूरे लंबे लंबे स्टेटमेंट, इतना पढ़ने में कम से कम 1 मिनट लग जाता है। ठीक है, फिर आप उसमें समझ के उसको टिक करना तो बहुत टफ टास्क होता है। दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क। रेसिमोस, ये आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से आ गया। तो रेसिमोस मतलब इसका मैंने टिक याद किया था राम, रेसिमोस एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखा देखो, फ्लावर आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, हो गया। अगर ऐसी ट्रिक बनाओगे, कोड बनाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। ये आपका आ गया किससे, याद करो वो टॉपिक, वो लम्हे याद कीजिएगा इसे। कौन से, ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे आपसे पोलन ग्रेन बनवा रहा है, और पोलन ग्रेन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू दैट इज डिप्लॉयड। ये कैसी है, डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब बी से स्टार्ट करेगा, और क्या बनाएगा आपका पोलिन मदर सेल। इसके बाद में क्या आएगी, स्पोरोजेनस टिश्यू, मतलब फिर आपका आएगा बी के बाद डी आएगा, और डी के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, बिल्कुल सही बात। बाद में क्या बनता है आपका पोलिन ग्रेन, सबसे लास्ट में क्या बनता है पोलिन ग्रेन। तो सी देखो सबसे लास्ट में कहाँ पे, देखो ये देखो गाइस, सी सबसे लास्ट में यहीं पे है, आंसर आपका यहीं से हो गया। क्लियर है, समझ में आया, यस। चलिए आगे देखो, यहाँ भी आपको करेक्ट बताना, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल। लिपिड आर जनरली वाटर सोल्यूबल। भैया पटक के मारेंगे, मतलब ये कहोगे लिपिड जो है वो फैट है, पानी में सोल्यूबल होगा, गलत है। तो ये गलत है। अब जब ये गलत है, देखो गाइस यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, पाप लगेगा तुमको, लिपिड को कुछ पानी में घोल दोगे, ठीक है, घुलेगा नहीं कभी। किसी फैट को लेके आओ, वो तेल हो गया और घी वगैरह हो गया, इसको पानी में घोल पाओगे तुम, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। प्रोटीन यार पॉलीपेप्टाइड, ये बात सही है भाई, बी वाला सही है। देखो बी वाला यहाँ भी सही है, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। इसमें देखो पढ़ना पड़ेगा। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, यस, पॉलीसेकेराइड मीठे होते हैं, कोई कोई मीठे भी होते हैं ना, तो शुगर के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बी हो गया, सी हो गया। अब जब बी सी मिल गया तो भाई आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, बस यही मार दो। यहाँ पे तो डी है, बी के बाद तो गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन इन्होंने रखा है और अच्छा क्वेश्चन रखा था, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मधुमक्खी में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। ठीक है, चलिए। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज ए फीमेल क्वीन आर वर्कर। आपने देखा होगा जो हनी बीज होती है उसमें 3 टाइप की हनी बीज होती हैं, एक क्वीन होती है, एक वर्कर होती है, दोनों क्या होती है, फीमेल होती है, और जो मेल होता है दैट इज ड्रोन, ठीक है, वो मेल होता है। तो 3 टाइप की इसमें स्पीसीज होती हैं, मतलब स्पीसीज क्या 3 टाइप के इसमें रहते हैं लोग, ठीक है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, मेल ड्रोन। ठीक, ये दोनों गाइज होती हैं डिप्लॉयड। कैसी होती हैं, 2n 2n। दोनों के पास 32 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, यस 32 क्रोमोसोम। क्लियर है, इसके पास 32, इसके पास 32। लेकिन जो ड्रोन होता है, मतलब जो मेल होता है, उसके पास में 16 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज हैप्लॉइड होता है। तो पहला तो सही लग रहा है भाई, ए वाला सही है। देखो ए वाला यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। ठीक, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज मेल बाई पार्थ। बिल्कुल भाई, लाइन एकदम है एनसीईआरटी की। बोलते हैं ना कि जो मेल होता है, मेल मधुमक्खी होती है, उसके पापा नहीं होते हैं, उसके बाबा होते हैं, केवल उसके पापा नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, मतलब उसके एग में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे बी भी सही हो गया, मतलब ए सही है, बी सही है, ए सही है, बी सही है। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। ए मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट ऑफ द फीमेल। यस, अभी हमने कहा फीमेल के पास में कितने होते हैं, 32 क्रोमोसोम, लेकिन मेल के पास कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम। तो मतलब ए, बी और सी तीनों सही हैं। अब ई वाला पढ़ते हैं। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई, भाई मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई मियोसिस। कैसे हो सकता है, कैसे, मेल के पास स्पर्म जो होगा, मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाई, कैसे भाई, जब ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है तो उसका स्पर्म भी क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, है ना। तो उसका स्पर्म जो प्रोड्यूस होगा वो माइटोसिस से होगा कि मियोसिस से होगा, सोचो। मियोसिस में तो उसके क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो ए, बी और डी वाला गलत हो गया, तो डी वाला गलत, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला। समझ में आ गया, यस। ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व करने थे, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है इसमें आपको। चलिए, ये भी पीजीआर से लिया गया था, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। हेटेरोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, दैट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी। चलिए अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू अमीनो एसिड, ये बायोमोलिक्यूल से लिया गया था। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, यस ये मीथेन के सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी है इस टाइप से। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे R एक वेरिएबल ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप लगा होता है, साथ में COOH लगा होता है। अब मीथेन जैसे मीथेन होता है वैसे ये भी होता है। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे 126 में सेरीन जो है ये एरोमेटिक गाइस नहीं होता है। ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं? एरोमेटिक के। वेलिन, यस वेलिन जो है आपका न्यूट्रल होता है, तो A और C यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। द एविल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग। तो भैया 4 इसमें होते हैं। मैं तो क्या करूँगा ना, जहाँ पे सोयल पोल्यूशन मुझे दिख गया ना वो सारे में काट दूंगा। यहाँ पे ये देखो एयर पोल्यूशन, भाई इसका क्या मतलब है एयर पोल्यूशन का? ये देखो एयर पोल्यूशन सारे कट गए, पोल्यूशन थोड़ी होता है। एविल क्वाड्रेट में क्या होता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे जो बेस्ट होता है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, अभी आपने वाटर हाइसिंस पढ़ा या लैंटाना वगैरह। को एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्लांट एक है, उस पर कोई एक जीव रह रहा है, तो जैसे ही वो प्लांट मरेगा, मतलब अगर वो प्लांट धरती से खत्म हुआ तो वैसे ही वो जीव भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी म्यूचुअल मतलब उसका जो डिपेंडेंसी थी ना वो 100% उसी प्लांट पे थी, समझ रहे हो? उसी प्लांट पे थी, इसीलिए को एक्सटेंशन हो गया उसका, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइट, यार सबको पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। A3। और देखो A3 जैसे ही आपने किया ये देखो मिल गया आपको थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए ट्रिप्लॉइड क्या होता है गाइस? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं, ये सेंट्रल सेल में पाई जाती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। ये किससे था? ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 की बायोलॉजी से। अगला, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट। अब देखो यहीं पे आप पकड़ लो, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का है तो क्या होगा? जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है? जैसे एक प्लांट है यहाँ पे फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है यहाँ पे फ्लावर है, तो इसका पोलिन इसके स्टिग्मा पे जाके गिरता है। तो भाई दोनों प्लांट अलग अलग थे, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट थे, तो इसको हम लोग नाम देंगे ऐसे पॉलिनेशन को जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा मतलब बायोसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो स्टिग्मा और आपका जो स्टैमेन होता है वो पास पास में होते हैं, उसी फ्लावर में क्या होता है? हो जाता है। और जिटेनोगैमी में क्या होता है? एक ही प्लांट है, उस पर मेल फ्लावर लगा है और फीमेल फ्लावर, तो इसका जो पोलिन होता है वो फीमेल फ्लावर पे चला जाता है, दैट इज जिटेनोगैमी। चलिए आगे देखते हैं। मार्जिनल किस में होगा? पी में। तो A2, जैसे A2 देखो यहाँ पे, यस A2 मिल गया पहला ऑप्शन। द मेन क्राइटेरिया देखो ये क्वेश्चन था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उससे था ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन बता दिया मैंने, ये था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से, क्लास 11 की बायोलॉजी से, ठीक। इसका देखो मेन क्राइटेरिया, अब देखो ये कई लोग ना इसमें गच्चा खाएंगे, मैं बता रहा हूँ पक्का गच्चा खाएंगे। कैसे? उन्होंने टाइम बहुत इसमें लगा दिया हो गया। भाई टाइम क्यों लगाना ये बताओ। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम ये कब बता दिया विटिकर साहब ने, इसको बेसिस कब बनाया था उन्होंने? तो इसका ट्रिक क्या था? RCPMT, ठीक है। रिप्रोडक्शन पकड़ लो, ये देखो रिप्रोडक्शन मिल गया। सेल स्ट्रक्चर देखो मिल गया। पी मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मिल गया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे नहीं दिया, कोई बात नहीं। सी वाला जहाँ मिले भाई काट दो उसको, देखो सी वाला यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसको तो बेसिस बनाया ही नहीं था, क्लियर है। अब जब नहीं बनाया था तो सिर्फ सी वाला कहीं नहीं मिला तुम्हें। अब देखो ए वाला मिल रहा है, यस मिल रहा है। टी का मतलब क्या हो गया? टी थाइलस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ABDE फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे ABE है। डी वाला पर रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पे भैया, रिप्रोडक्शन तो पहले उन्होंने बताया था ना, थर्ड वाला आंसर, क्लियर। ये चीज़ ऐसे करते हैं इसको। चलिए ये बायोमोलिक्यूल से ले लिया उन्होंने। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो दिए हैं, मैंने कहा था भाई इस बार भर के आएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आया। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन भाई हमारा क्या है? एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। 133 का कौन सा? थर्ड वाला, सॉरी A का थर्ड 2 जगह दिया है, ठीक है। मॉर्फिन हमारी क्या है? मॉर्फिन हमारी है एल्कोलॉइड में, B का 4, A का थर्ड B का 4, देखो पहले मिल गया हमें, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, उनको पढ़ी भी नहीं है और पढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, मतलब क्या बनता है पढ़ने का। चलिए आगे देखो 134 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू DNA सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। भैया द कटिंग ऑफ DNA डन बाई मोलिकुलर, तीसरी बार इस पेपर में मोलिकुलर सीजर का नाम आया है, आणविक कैंची का। अब और क्या चाहिए तुमको बेटा? और तीनों बार वही इसका मेन पर्पस बताया गया। बिल्कुल सही बात है, कटिंग जो DNA की होती है वो मोलिकुलर सीजर से होती है, यानी A सही है। अब जब A सही है तो ये वाला गया, ये वाला गया,
बी वाला पढ़ लेते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर साइज इन एगारोजिल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस। भाई बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही बात है यहाँ पे, खतरनाक तरीके से। ठीक है, ए और डी, यहाँ पे डी वाला दिया, डी वाला पढ़ते हैं। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट व्हेन स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड, यस बिल्कुल सही बात है, कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। क्या लग रहा है, सही लग रहा है क्या ये, बोलो। ए और बी मुझे सही लग रहा है इसका। ठीक है, यस। विजिबल लाइट में तब दिखेगा आपको, सिर्फ एथिडियम ब्रोमाइड से आप एक्सपोज करके नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको प्लस यूवी रेडिएशन भी डालनी पड़ेगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालनी पड़ेगी, तब जाके इसको आप देख सकते हो। अगला देखो यहाँ पे, बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। भाई जो हमारी आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव होती है इस टाइप से, लेकिन ये जब ये बीमारी होती है तो ये जो हमारी होती है आरबीसी, ये हसिया टाइप की होती है। सिकल, सिकल का मतलब क्या होता है, हसिया है, जिससे हम लोग गेहूं की बाली वाली आटते हैं, दैट इज हसिया। तो हसिया के आकार की हो जाती है। समझ में आएगा, इस आसान क्वेश्चन था ये। 135 गाइज मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, देन एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो गाइज था, ये था आपका बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए। ये क्वेश्चन जो था आपका, ये प्रिंसिपल ऑफ बेसिस, वही मेंडल वाला जो चैप्टर था उससे था ये वाला। ठीक है, तो आप जेनेटिक्स से और बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस देख सकते हो, कितने क्वेश्चंस मिले यहाँ पे। एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से प्यार से आपको समझाया है, कि क्वेश्चन को मैंने तरीके से समझाया आपको। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। बाद में हम लेके आएंगे और भी टॉपिक जिसमें छूटे हुए हैं वो सब मैं करवा दूंगा। देखो यही देखो मिलता जुलता क्वेश्चन, अच्छा यही अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा इस चीज़ को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में।